जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आप किस राज्य और शहर से NTS न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। कांग्रेस पार्टी ने सहारा इंडिया समूह और पल्स ग्रुप पर गरीबों का पैसा हड़पने का आरोप लगाते हुए आंदोलन और प्रदर्शन का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रविवार को कहा है कि गरीबों से लगातार हो रही लूट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी 4 जनवरी को प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से जारी एक बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश के लाखों गरीबों को सहारा जैसी कंपनियों द्वारा लूटे जाने और योगी सरकार की इस मामले में चुप्पी साधने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने गहरी चिंता जताते हुए आंदोलन का ऐलान किया है। लल्लू ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए सपा और बसपा जैसे विपक्षी दलों से भी इस मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि गरीबों से लगातार हो रहे इस लूट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी 4 जनवरी को प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। पंजाब में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। चुनाव से कुछ महीने पहले ही कांग्रेस ने सीएम बदलकर बड़ा ही दांव चला है। कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब की कमान सौंप दी, लेकिन पार्टी में फिर भी खटपट की खबरें आती रहती है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर मुखर दिखते हैं, अपने ही सीएम पर सवाल भी उठाते हैं। सिद्धू इन दिनों काफी एक्टिव भी दिख रहे हैं। आपको बता दें कि इन सब को लेकर सवाल यह है कि पंजाब में कांग्रेस को आने वाले चुनाव में किसके चेहरे पर लड़ना चाहिए। एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ पंजाब के लोगों के सामने ये प्रश्न रखा। सर्वे में लोगों में सब पूछा गया पंजाब में कांग्रेस को किसके चेहरे पर लड़ना चाहिए, तो 42% लोगों ने कहा कि कांग्रेस को सीएम चन्नी के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। 23% लोग सहमत नहीं दिखे। उत्तराखंड के गढ़वाल के डीआईजी KS गगनयाल ने कहा कि हरिद्वार में हाल ही में हुई धर्म संसद की जांच के लिए रविवार को एक SIT का गठन किया गया था। इस धर्म संसद में कुछ प्रतिभागी द्वारा कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या मामले के संबंध में कुछ गिरफ्तारियों की भी संभावना है, डीआईजी ने कहा कि निश्चित रूप से जाँच से ठोस सबूत मिलते हैं। रामपुर के रठौंडा में शनिवार को भाजपा की जन विश्वास यात्रा के समापन के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रामपुर में 95 करोड़ की 25 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खां के नाम लिए बिना रामपुरी चाकू के बहाने उन पर खूब सियासी तीर चलाए। सीएम योगी ने कहा कि हमने एक जनपद एक उत्पाद योजना चलाई, तो इसके लिए रामपुर में कोई उत्पाद ढूंढने नहीं मिल रहा था। काफी प्रयास के बाद एक ही चीज मिली, वह थी रामपुर का चाकू। लेकिन इस चाकू का उपयोग कैसे करना है, इस पर विचार किया जाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सभी राजनीतिक दल तैयारियां तेज कर दिए हैं। यूपी चुनाव 2022 में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लखनऊ में एक महारैली को संबोधित किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बाबा साहेब का पुजारी हूं। शिक्षित राष्ट्र बनाना बाबा साहेब का सपना था। मेरा पूरा जीवन अगर बाबा साहेब का सपना पूरा करने में चला जाए तो मैं अपने जीवन को सफल समझूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने संबोधन को शुरू करते हुए, दोस्तों मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा फैन हूँ। फैन नहीं भक्त हूँ, भक्त भी नहीं पुजारी हूँ। पूजता हूँ बाबा साहेब को। मैं जितना उनके जीवन में बारे में पढ़ता हूँ उतना मन में ताबूत पैदा होता है। 70 साल बाद अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि बाबा साहब ने 62 विषयों में मास्टर की थी और हम इसके राह पर चलकर उत्तर प्रदेश को विकास के राह पर ले जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर एक और आरोप लगाया है। मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा है कि एनसीबी के अधिकारी बैकडेट में पंच और पंचनामा बदलती है। उन्होंने इसके सबूत 2 ऑडियो क्लिप भी जारी किए हैं, जिसमें कथित तौर पर पंच बदलने से संबंधित बातचीत रिकॉर्ड है। मलिक ने आरोप लगाया है कि पिछले 1 साल से फर्जीवाड़ा कर एनसीबी मुंबई में फर्जी मामले बनाए गए। उन्होंने कहा कि हमने सबूत के साथ सब कुछ सामने लाया है।
गोवा में तृणमूल कांग्रेस एमजीपी गठबंधन ने रविवार को कहा है कि अगर दोनों पार्टियां अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है तो युवाओं को बगैर किसी जमानत के 20 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। गोवा के तृणमूल कांग्रेस नेता यतीश नाइक ने कहा है कि युवा शक्ति कार्ड योजना के तहत 20 लाख रुपए तक की कर्ज सुविधा सालाना 4% ब्याज पर प्रदान की जाएगी। इसकी गारंटी सरकार खुद देगी। कर्ज के एवज में युवाओं को कोई गारंटी नहीं देना होगा। इस अवसर पर टीएमसी नेता चर्चिल लायोलामो ने एलेक्सो रोजिनाल्डो लोरेंको, किरण कांडोलकर और महाराष्ट्रवादी गोमतांग पार्टी के नेता सुदीन धौलीकर भी मौजूद थे। नाइक ने कहा है कि यदि हमारा गठबंधन सत्ता में आता है तो यह योजना लागू की जाएगी। असम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 दिन की विशेष छुट्टी का ऐलान किया। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को यह घोषणा करते हुए इसका मकसद भी बताया। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को यह खास छुट्टी उनके माता पिता और ससुराल वालों के साथ वक्त बिताने के लिए दी जा रही है। सीएम शर्मा ने ट्वीट कर कहा है कि मैं असम सरकार के कर्मचारियों को 6 और 7 जनवरी को विशेष छुट्टियों का ऐलान कर रहा हूं। कर्मचारियों से आग्रह करता हूं कि इस दौरान वे अपने माता पिता ससुराल वालों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताए। बलरामपुर में कांग्रेस की खोई हुई जमीन को दोबारा तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जिले का दौरा किया। मीडिया के मुखातिब होते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार हर किसी को बस डराने में लगी है। उसे सरकारी तंत्र का गलत तरीके से सही इस्तेमाल करना खूब आता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में IT की रेड चल रही है। उन्होंने विकास दुबे का नाम लिए बगैर उसका जिक्र करते हुए कहा है कि यह सरकार कुछ भी कर सकती है। उस व्यक्ति को दौड़ाकर गोली मार दी गई और बताया जा रहा है कि वह बंदूक छीन कर भाग रहा था। चलो उसे मार दिया गया, ठीक है, वो क्रिमिनल था, लेकिन उसकी विधवा और उसके बच्चों के रहने का मकान को भी बुलडोजर लगाकर ढा दिया गया। ऐसी कार्रवाई को नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तैयारियों के बीच भाजपा को योगी सरकार के मंत्री की वजह से बड़ा झटका लगा है। इससे भाजपा की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन के परिवार पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा है। दहेज प्रताड़ना का यह आरोप आशुतोष टंडन के भाई की पुत्रवधू ने लगाए हैं। दिशा का दावा है कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। दिशा ने पीएम मोदी और सीएम योगी की मदद की गुहार लगाई है। मंत्री आशुतोष टंडन की पुत्रवधू दिशा ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा कर दावा किया है कि मैं दिशा टंडन पौत्र वधु लालजी टंडन को कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन के परिवार द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा मुकदमा नहीं दर्ज हो पा रहा है। वीडियो में दिशा ने कहा है कि इसकी शिकायत मैंने कई जगह कराने की कोशिश की, लेकिन आशुतोष टंडन के पद पर होने के कारण मेरी कहीं सुनाई नहीं हुई है। दिशा ने शनिवार को देर शाम यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल के जरिए पोस्ट किया है। एक ऐप पर कम से कम 100 प्रभावशाली मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड किए जाने पर बवाल मच गया है। दरअसल पिछले साल सुल्ली डील्स पर महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें अपलोड करने जैसा एक वाकया इस बार बुल्ली बाई नाम की एक ऐप पर मिला है। सोशल मीडिया पर कई नामी हस्तियों द्वारा इसकी शिकायत करने पर IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि ऐप के होस्टिंग प्लेटफॉर्म GitHub ने उपयोगकर्ता को ब्लॉक करने की पुष्टि की है और भारतीय कंप्यूटर आपदा प्रतिक्रिया दल और पुलिस अधिकारी आगे की कार्रवाई के लिए सहयोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि बुल्ली बाई ऐप के काम करने का तरीका बिल्कुल सुल्ली डील्स की तरह ही है। ऐप को खोलने पर एक मुस्लिम महिला की तस्वीर बुल्ली बाई के तौर पर सामने आती है। ट्विटर पर अधिक फॉलोवर वाली मुस्लिम महिलाएं, जिनमें पत्रकार भी शामिल है, उन्हें चुनकर उनकी तस्वीरें अपलोड की गई है। पिछले साल सुल्ली डील्स से मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को दुरुपयोग के मामले में दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 प्राथमिकियां दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर एक साथ निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में एक ने कब्रिस्तान बनवाया, दूसरे ने सिर्फ शमशान बनवाए। सीएम केजरीवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि हमें मौका दें और हम स्कूल और अस्पताल बनवाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि पिछले 5 साल में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ शमशान घाट बनवाए और न केवल शमशान घाट बनवाए बल्कि बड़ी संख्या में
में लोगों को वहां पहुंचाया। कोरोना के दौरान सबसे खराब व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ही रही। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम शिक्षा को लेकर बाबा साहब का सपना पूरा नहीं कर पाए, लेकिन मैं उस सपने को पूरा करूंगा। 75 साल से राजनीतिक दलों ने जानबूझकर सरकारी स्कूल ठीक नहीं किए, हमें गरीब बनाए रखा ताकि हम वोट बैंक बने रहें। अब ये नहीं चलेगा। मैं योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित करता हूं, दिल्ली आकर जहां चाहे वहां स्कूल देख ले। योगी जी, तुमसे ना हो पाएगा। योगी जी के कार्यालय में 8-8 घंटे बिजली काटी जा रही है, अगली बार 12 घंटे बिजली कटेगी। हम दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली देंगे। जी हाँ, अगर आपको भी लगता है कि देश में जो चुनाव होने वाले हैं इसमें वोट सिर्फ उनको दिया जाए जो शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, अच्छी हॉस्पिटलाइज के बारे में सोचे, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट